हेलो गाइस, मैं प्रणव आखरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रणव आखरे राइजिंग में स्वागत करता हूँ। नॉ रिसेंटली सीएसआईआर ने एसओ और एएसओ के लिए जो नई रिक्रूटमेंट लॉन्च की है, उसका जो 5th फेब को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए उन्होंने देखिए यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किए थे। तो उसका जो पेपर 1 है, उसका यहाँ पे हम एनालिसिस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो एनालिसिस देखा नहीं है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए, आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 का एनालिसिस करने वाले हैं कि इस पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो सकती है या फिर क्वेश्चन पूछने का टाइप क्या हो सकता है। जैसे इस पेपर में देखिए एथिक्स है, फिर डिसीजन मेकिंग है, उसके बाद मैनेजमेंट है। ये 3 जो सब्जेक्ट थे, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्पेंस था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इस पेपर में हम देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने इसके क्वेश्चन कैसे पूछे हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफ़िकल्टी लेवल एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन डू नॉट हैव एनी रिज़ेम्बलेंस विद द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये यहाँ पे तो ऐसे लिखा है, तो फिर हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो देखिए ये जो डिस्क्लेमर है, ये मुझे लगता है कि ये पोस्ट एग्ज़ाम लिटिगेशन जो होते हैं कि केस कर देना या फिर कुछ कर देना, उससे बचने के लिए ये एक यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि हाँ, ये इन्होंने पहले क्लियर किया है कि इसके बेसिस पे है, आप जो मेन एग्ज़ाम है उसको जज मत कीजिए। बस उनका यही कहना है कि कोई केस ना कर दे एग्ज़ाम के बाद कि आपने तो बोला था कि हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल ये होगी, लेकिन आपने तो इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर निकाल लिया। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि देखिए, इन्होंने ये सैंपल क्वेश्चन पेपर क्यों डाला है यहाँ पे? क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम अभी 10 साल के बाद आ रही है और इस सिलेबस को लेकर इसके प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पेपर भी नहीं है। सो स्टूडेंट्स को कुछ यानी एक प्रेफ़रेंस रहे और एक स्टैंडर्ड एक कुछ रहे कि हाँ, इस स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चन पूछे जाएँगे। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रिलीज़ किया है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे अपने वीडियो पे आते हैं। आज हम अभी पेपर 2 का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। सो पेपर 2 में जो है 8 सेक्शन यहाँ पे है टोटल। अगर आपने इसका सिलेबस देखा होगा तो यहाँ पे 8 पेपर है और उसमें से जो है 20-25 मार्क्स के सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। तो इस स्पेसिफिक पीडीएफ में यहाँ पे इन्होंने 40 क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं और हर सेक्शन पे यहाँ पे इन्होंने 5 क्वेश्चन का एक सेट दिया है कि हाँ, इस टाइप से थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, सेट हो सकते हैं। तो देखिए हम वन बाय वन ये सभी सेक्शन कवर करेंगे और देखेंगे कि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और हम इससे क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है रीज़निंग का पार्ट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनालॉजी से है। जैसे कि सिलेबस में भी पहला जो टॉपिक था वो एनालॉजी था। तो इन्होंने देखिए पहले-पहले जो टॉपिक है वो उठा के वहाँ के क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं। सभी कंपोनेंट्स में यही है कि उन्होंने जो स्टार्टिंग में जो सिलेबस दिया है उसके जो टॉपिक्स है उसके यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन डाले हैं। सो एनालॉजी के ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखिए ये है क्वार्ट्ज, रेडियो, उसके बाद जिप्सम। यानी क्वार्ट्ज का यूज़ होता है रेडियम बनाने में, उसके बाद रेडियो बनाने में, उसके बाद देखिए जिप्सम का यूज़ कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे हमें देखना है। तो सीमेंट इसका आंसर होगा। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में जिप्सम यूज़ होता है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे ऑड मैन आउट यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए ये भी एक एनालॉजी का ही एक टाइप है। यहाँ पे तो देखिए जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज होना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे बनियान ट्री और प्रोटो रूट्स का यहाँ पे एक रिलेशन दिया है और वैसे ही रिलेशन हमें यहाँ पे ऑप्शन में ढूँढना है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ होती है उसके यहाँ पे क्वेश्चन है। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। एच से लेके जी, जी, एफ से ई, फिर यहाँ पे क्या होगा? सो ये देखिए रीज़निंग के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा सॉल्व करके नहीं दूँगा क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको ये सिर्फ़ ये देखना है कि यहाँ पे इन्होंने किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे उन्होंने ये सिम्प्लिफ़िकेशन का ये टॉपिक है अरिथमेटिक्स का। नाउ देखिए और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी? यही होगी। तो देखिए सिम्प्लिफ़िकेशन में इससे डिफ़िकल्ट आप क्या ही पूछ लोगे? समझ रहे हो? यानी ये एक टाइप है या फिर इससे ऊपर 1-2 टाइप और हो गए। इससे ऊपर तो डिफ़िकल्टी लेवल जाएगी नहीं सिम्प्लिफ़िकेशन की। तो देखिए हमें इस प्रकार से इस पेपर को जज करना है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन इसके हैं। ये यहाँ पे इन्होंने एलसीएम, तो एलसीएम देखिए इन्होंने यहाँ पे फ्रैक्शंस के एलसीएम पूछे हैं। तो आप ये तो कर लोगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए जनरल साइंस का यहाँ पे अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस रियल इमेज? तो इसका आंसर होता है कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता है जो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड।
तो हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद देखिए द सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फॉलोइंग, यानी यहाँ पे सेल की डिस्कवरी किसने की थी सबसे पहले, ये यहाँ पे पूछा है। तो इसका आंसर भी होगा रॉबर्ट हुक। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने साइंस थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा है तो ये आपको आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि साउंड सेंट्री डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स विथ इम्पेयरमेंट, कि कौन सी जो इम्पेयरमेंट होती है उसके लिए ये यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यानी क्वेश्चन में साउंड लिखा है तो इसका आंसर तो मोस्टली यही होगा, ऑडिटोरी। जो ऑडिटोरी इम्पेयरमेंट्स होते हैं यानी डिसीजेस होते हैं उसके लिए जो साउंड सेनेटरी यूज़ होती है। उसके बाद देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सिलेबस पे ये क्वेश्चन इन्होंने डाला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ऑफ वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इसका आंसर होता है DSL। DSL एक वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो देखिए इससे ये समझ में आता है कि साइंस के क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर आए हैं। और जो मेरे लिए सबसे बड़ी क्वेरी थी कि इसमें क्या न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिए नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि ये पूछ नहीं सकते। कुछ बेसिक जो न्यूमेरिकल फार्मूलास है जैसे स्पीड हो गया, वर्क हो गया, या फिर पावर वगैरह हो गया, या फिर जैसे यहाँ पे जो लेंसेस है, लेंसेस के पावर या फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है वो जो आप थोड़ा करके रखिए बेसिक, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, इसके इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट में मिलके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये जो सेक्शन 4 है इसमें दोनों के यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग मेजर पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है एक्सपोर्ट वेयर मोर देन इम्पोर्ट्स, तो यही है पहला स्टेटमेंट बराबर है यहाँ पे कि जब ब्रिटिश रूल था तब जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था इम्पोर्ट से, क्योंकि देखिए इंडिया से रॉ मटेरियल वगैरह जो ब्रिटेन खुद के लिए जो एक्सपोर्ट करता था ब्रिटेन में, उसी के कारण हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा था और इम्पोर्ट कम था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही, ये आप हिस्ट्री में भी कवर करोगे, लेकिन यहाँ पे एज आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में भी जो प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक्स है वो भी थोड़ा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये बहुत ही अभी तो इसको बर्खास्त किया गया है, तो इसका जो ईयर है वो पूछा है उन्होंने कि किस ईयर ये कमीशन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का पूछा है, तो ये 1952 में कमीशन हुई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का नहीं पूछा है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है विच ईयर वाज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप एज एडजंक्ट टू प्लानिंग कमीशन। सो यहाँ पे हमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का बताना है, प्लानिंग कमीशन का नहीं। प्लानिंग कमीशन तो 1950 में हुई थी, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1952। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ये पूछा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन डाला है रिफॉर्म्स पे 1991 पे। ये इतना वास्ट टॉपिक है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन आ ही ना। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ये हमें करके रखना है, आपको एग्जाम में इस पर जरूर क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसमें जो है ड्यू टू हाई इंडेप्टनेस ऑफ IMF ये भी था, ड्यू टू एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी इसका एक कारण था। यहाँ पे नॉट पूछा है अपने को कि कौन सा नहीं था रीज़न, राइजिंग प्राइसेस ये भी एक कारण था। ड्यू टू पॉपुलेशन बर्डन ये हमारा एक जो था कि रीज़न नहीं था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए 1991 में। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट का टॉपिक शुरू हो जाता है। तो देखिए अगर इकोनॉमिक्स को देखें तो उन्होंने जो प्री इंडिपेंडेंस है और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद का जो इकोनॉमिक्स है उस पर उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया है। तो ऐसा नहीं है कि इस पर भी क्वेश्चन आएंगे और बाकी पार्ट पे ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। यहाँ पे उन्होंने देखिए जो सिलेबस में फर्स्ट मेंशन की ये टॉपिक्स है उन पे उन्होंने ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने जो है कि एनालिटिकल जो क्वेश्चन है उस पर उन्होंने यहाँ पे फोकस किया है। तो इकोनॉमिक्स में हमें ये सब पढ़ के रखना है, क्योंकि देखिए जब इथिक्स नया नया आया था ना UPSC में, तब उन्होंने ऐसे ही एक PDF डाली थी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, और वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर 250 मार्क की PDF डाली थी। और उस साल जब इथिक्स का जो पेपर हुआ था उसमें उन्होंने देखिए इस जो PDF में से जो टॉपिक्स थे उस टॉपिक के जो अराउंड जो टॉपिक्स घूमते हैं ना उस पर यहाँ पे मेन क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आए थे। सो हमें जो है कि ये जो टॉपिक्स दिए हैं यहाँ पे उनको उनके अराउंड भी जो टॉपिक्स है वो भी हमें यहाँ पे करके रखने हैं, ठीक है। वैसे तो पूरा सिलेबस ही कवर करना है हमें, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं इसके आजू बाजू के जो टॉपिक्स है वो आप अच्छे से करके रखिए, यानी इस पर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे करके रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है पेयर्स ऑफ पोल्यूशन यहाँ पे दिया है और पोल्यूटेंट दिया है।
तो हाइड्रोकार्बन से वाटर पोल्यूशन होता है। हाँ, ये राइट है। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड है। ये देखिए एग्जाम में अच्छे से देखना है आपको कि करेक्टली मैच्ड या फिर नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूशन है, ये भी बराबर है। उसके बाद लाउड स्पीकर जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन, ये भी बराबर है। तो 3 करेक्ट है, तो अपना ये सी जो होगा ये ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। उसके बाद देखिए ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिमालयन रिवर, लेकिन ये इन्होंने एनवायरनमेंट में पूछ लिया है कि हिमालयन रिवर जो है तो माउंटेन कोर्स में कैसी होती है, क्या बनाती है। तो इसका आंसर होगा गॉर्ग। गॉर्ग बनाती है, जो वैलीज़, डीप वैलीज़ जो होती है उसको गॉर्ग कहा जाता है। सो जो गॉर्ग्स होती है वो बनाती है माउंटेन कोर्स में। मियांडर तो प्लेन्स पे जब आती है रिवर तब बनाती है, और डेल्टा जब है वो रिवर के माउथ पे बनता है। तो ये हमें थोड़ा देख लेना है ऐसे। तो एनवायरनमेंट में देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है सिलेबस उनका। उसके बाद देखिए अभी मेन पार्ट पे आते हैं हम अपने, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो मैंने इसके क्वेश्चन देखे पहले ही। तो इसका यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे है वो मोस्टली जो एक ही टॉपिक है, स्कोप ऑफ इथिक्स, उस पे उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए देखिए आप ये इसका ध्यान जरूर रखिए। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्राइज द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड्स बिहेवियर ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस। अभी यहाँ पे सीधा लिखा है कि वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस का जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट बिजनेस इथिक्स से होगा। तो यहाँ पे बिजनेस इथिक्स आएगा आंसर। उसके बाद देखिए ब्लैंक इज एन पर्पसफुल कम्युनिकेशन दैट डिसीव्स, मैनिपुलेट एंड कंसील फैक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट फॉल्स इंप्रेशन। तो इसका आंसर होगा कि जो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाइडिंग बाय ऑल लॉज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो इसका आंसर होगा, देखिए ये क्वेश्चन तो इथिक्स में है, सो आप डायरेक्ट यहाँ पे इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के मत आना, क्योंकि ये स्कोप ऑफ इथिक्स का क्वेश्चन है। तो स्कोप में देखिए उन्होंने बहुत सारा इथिक्स डिस्कस किया है, जैसे बिजनेस इथिक्स होता है, उसके बाद एनवायरमेंट इथिक्स होते हैं, ये सब इथिक्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर होगा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद देखिए ब्लैंक डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर सिविल लॉज होगा। उसके बाद ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे इथिक्स का, ब्लैंक ऑफर्स अ सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस प्रिवेंटिंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय फ्रॉम डिवेटिंग फ्रॉम पॉलिसी स्ट्रेटेजीज एंड देयर बाय अवॉइडिंग अनइथिकल इलीगल एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर होगा यही, ओवरसाइट जो करते हैं हम, सुपरविज़न, उसमें हम यही स्ट्रेटेजी वगैरह इससे अवॉइड करते हैं, अनइथिकल और इलीगल एक्टिविटीज़। तो देखिए यहाँ पे जो है मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन पूछे इथिक्स में। देखिए अभी इन्होंने इस पेपर में पूरा का पूरा जो है स्कोप ऑफ इथिक्स के क्वेश्चन डाले हैं। उसके बाद देखिए जो हमारे थिंकर्स है उनके भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, सो आपको थिंकर्स वगैरह अच्छे से करके जाना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन। अभी ये जो पेपर है अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर, इससे ये एक तो बात बहुत अच्छी हुई कि हमें डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे ये हमें समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे डाउट था कि क्या यूपीएससी पूछता है वैसे डिसीजन मेकिंग आएंगे या फिर कितना लेंथी क्वेश्चन होगा वो डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत होने वाले हैं इस पेपर में। इसलिए देखिए यहाँ पे इन्होंने किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग दिए हैं ये हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिंदी में पढ़ते हैं इसे, एलेक्स फिटनेस प्रेमी है जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उसे आरामदेह और खेल का माहौल पसंद है, उसे आरामदेह और खेल का माहौल पसंद है। एलेक्स के जन्मदिन समारोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि उसको बर्थडे मनाना है तो वो कहाँ पे जाएगा, उसको क्या पसंद है, उसको एक लेड बैक और एक स्पोर्टी एनवायरनमेंट पसंद है। तो यहाँ पे देखिए तीनों जो चारों ऑप्शन है इसमें ये देखिए स्पोर्ट थीम यहाँ पे लिखा है। तो जो फिट फेस्ट स्पोर्ट्स ग्रिल है, यहाँ पे देखिए स्पोर्ट थीम्ड ग्रिल नोन फॉर हार्टली मील एंड लाइवली एटमॉस्फेयर, ये इसका आंसर होगा। तो हमें ये जो यहाँ पे दिए रहते हैं स्टेटमेंट में, उससे ही हमें यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालना पड़ता है डिसीजन मेकिंग में, और वो आंसर हमें देना पड़ता है। वैसे ही देखिए यहाँ पे भी और एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि सारा एंड टॉम एक अपना वीकेंड प्लान कर रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं। सो सारा को क्या पसंद है, नेचर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बताया कि टॉम को क्या पसंद है, उसे एक रिलैक्स्ड एंड कल्चरल एक्सपीरियंस पसंद है। तो इसके अनुसार वो वैकेशन कहाँ प्लान करेंगे। तो देखिए दोनों को तो दोनों नहीं मिलेंगे, अगर दोनों को साथ में जाना है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो यही जो कॉम्प्रोमाइज़ है उसको हमें बैलेंस आउट करना है, यही इसका डिसीजन मेकिंग है, समझ रहे हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए ये जो मेरे को लगता है जो थर्ड ऑप्शन है ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा म्यूजियम और थिएटर एंड कल्चरल अट्रैक्शन, ये टॉम के लिए अच्छा है लेकिन सारा के लिए नहीं अच्छा है। ये सारा इसमें एंजॉय नहीं कर पाएगी, है ना। तो उसके बाद सारा कहाँ पे एंजॉय कर पाएगी, तो सारा के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने माउंटेन
ऑफरिंग हाइक ट्रेल एंड ब्रेड टेकिंग व्यू, यहाँ सारा एंजॉय करेगी। बट देखिए यहाँ पे टॉम एंजॉय नहीं कर पाएगा क्योंकि वो थोड़ा कल्चरल और थोड़ा उसे रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट चाहिए, तो यहाँ पे हाइक वगैरह जाना है ये तो नहीं कर पाएगा वो। उसके बाद देखिए ये जो दो ऑप्शन है फिर कि लोकेटेड बाय बीच, अपॉर्चुनिटीज फॉर वाटर स्पोर्ट एंड साइड सी रिलैक्सेशन। देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन लिखा है, तो टॉम को रिलैक्सेशन टाइप चाहिए। उसके बाद देखिए सारा को क्या चाहिए कि उसे स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ चाहिए, तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी है, तो ये इसका आंसर हो सकता है बराबर, समझ रहे हो? क्योंकि देखिए यही कंफ्यूजन होगा आपको एग्जाम में भी कि आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन दो ऑप्शन में आपको जरूर कंफ्यूजन होगा। तो यही है डिसीजन मेकिंग में, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। तो इसमें से आपको बराबर देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और फिर ऑप्शन में उससे मिलता जुलता क्या है, उससे ही इसका आंसर निकलेगा। तो ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है जो चैलेंजेस मीटिंग प्रोजेक्ट में उन्हें चैलेंजेस आ रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि देमसेल्फ वर्किंग ऑन मल्टीपल टास्क, जो यहाँ के जो वर्कर्स है वो मल्टीपल टास्क पे काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए वो उसके वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं और उनकी डिलीवरीज जो है वो लेट हो रही है। तो यहाँ पे पूछा है कि फिर तो यहाँ पे किस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो टीम फेस कर रही है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम वर्कर्स की है, सो ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम होगी यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ नहीं है या फिर उसमें ग्लिच नहीं है, तो यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो नहीं सकती क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्कर्स पे ज़्यादा लोड आ रहा है, यही इसका प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम होगा। वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कि मैल फंक्शन ऑफ मशीन का मैल फंक्शन है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा फिर वहाँ पे। तो डिसीजन मेकिंग में ये सब क्वेश्चन आएंगे। सो देखिए डिसीजन मेकिंग में आपको जो इथिक्स है जो आपने पढ़ा होगा और जो मैनेजमेंट है इसका भी यहाँ पे यूज़ होगा। देखिए मैनेजमेंट का यूज़ कहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे इन्होंने दिया है हाई टर्नओवर रेट। तो इसका मतलब क्या है, ये जब आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना जहाँ पे रिक्रूटमेंट्स वगैरह की बात होती है मैनेजमेंट में, तो ये टर्म वहाँ से उठाई गई है टर्नओवर रेट। तो टर्नओवर रेट यानी क्या है कि एम्प्लॉय जो छोड़ के जाते हैं कंपनी वगैरह छोड़ के जाते हैं उसको टर्नओवर रेट बोलते हैं। तो अगर आपको ये मैनेजमेंट में पढ़े हैं तो ही आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे अगले स्टेटमेंट में इन्होंने बताया है कि एचआर मैनेजर्स वांट्स टू एड्रेस द इशू टू रिटेन वैल्यूएबल टैलेंट। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि उसे वैल्यूएबल टैलेंट उनको रिटेन करना है। इसका मतलब ये है कि हाई टर्नओवर रेट मतलब वो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, ये हमें यहाँ से डिड्यूस करना है, समझ रहे हो? अगर आपको ये टर्म नहीं पता है तो अगले स्टेटमेंट में इससे हमें ये डिड्यूस करना है, इससे हमें कंक्लूजन निकालना है कि टर्नओवर रेट का मतलब होगा कि जो उनका टैलेंट है, उनके जो वर्कर्स है वो छोड़ के जा रहे हैं, समझ रहे हो? सो यही है कि फिर जो एचआर है वो क्या करेगा, यही इसका क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए। तो आपने अगर इथिक्स एंड मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ा है तो आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये है अभी मैनेजमेंट का सेक्शन। तो देखिए मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखा है कि इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेशन टॉपिक अगर पढ़ा होगा तो जो होती है हायरार्की में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि हायरार्की वहाँ पे फॉलो होती है कि जो टॉप का मैनेजमेंट है, बीच का मैनेजमेंट है, फिर जो बेस का मैनेजमेंट है, ये तीनों मैनेजमेंट में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं ये यहाँ पे पूछा है, तो उसका आंसर होगा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है कि टीम दैट मैनेजेस देमसेल्फ विदाउट एनी फॉर्मल सुपरविजन इज कॉल्ड एज। तो विदाउट एनी फॉर्मल सुपरविजन, तो यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्ट ही होगा सेल्फ मैनेज टीम, कि इस पर कोई सुपरविजन नहीं है, सेल्फ मैनेज ही हो रही है ये टीम। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है, ये एक थेरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, मोटिवेशन की थेरी है। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए ये इमेज भी लाई है, थेरी एक्स एंड थेरी वाई आर गिवन बाय, ये एक मोटिवेशन की थेरी है और ये दी है मैकग्रेगर ने, डगलस मैकग्रेगर। तो आपको मैनेजमेंट में ये थेरीज करके रखनी है, इस पर क्वेश्चन आएंगे जरूर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लैंक इज द एबिलिटी टू यूज प्रोसीजर टेक्निक एंड नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड फील्ड। तो यहाँ पे टेक्निक जैसे ही दिखता है आपको, तो यहाँ पे जो टेक्निकल स्किल है वो आ ही जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस भी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो थोड़े बहुत। उसके बाद देखिए ये फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे कंटिंजेंसी प्रोसेस की यहाँ पे बात की है। तो कंटिंजेंसी प्लान हमने तो ऐसे आम भाषा में भी पढ़ा है कि क्या होता है। कंटिंजेंसी यानी होता है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी प्लान जो होता है उसको कंटिंजेंसी अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। जो चेंज ऑप्टिमम गोल चेंजेस एज पर सिचुएशन, ये इसका आंसर होगा कंटिंजेंसी अप्रोच का। उसके बाद देखिए नेशनल ज्योग्राफी, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है।
जैसे ये क्वेश्चन है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बेस्ट फॉर हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिशेबल गुड। यहाँ पे देखिए ये लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हाई वैल्यू है और फिर वो वेट में भी हाई लाइट है और उसके बाद पेरिशेबल भी है, यानी जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट करना होगा हमें उसको। तो इसका कौन सा मोड सबसे सही होगा? तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डीप में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है और इसका आंसर होगा एयरवेज। एयरवेज हाई वैल्यू और लाइट भी होता है, इसलिए एयरवेज से इजी हो जाएगा, और पेरिशेबल है तो जल्दी पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है गोदावरी रिवर राइजेज इन मध्य प्रदेश, ये गलत है क्योंकि महाराष्ट्र में राइज होती है ये। उसके बाद तापी रिवर राइजेज इन महाराष्ट्र, ये भी गलत है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में राइज होती है, एमपी में। उसके बाद कावेरी रिवर राइजेज इन कर्नाटक, हाँ ये बराबर है, कर्नाटक में होती है राइज, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा क्योंकि महानदी रिवर तो तिब्बत के साथ कुछ दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। तो उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो इसका आंसर होता है ग्रैंड कैनियन ऑफ गंडीकोटा, जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद सेज का यहाँ पे इन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया है, सेज। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है उसे सेज बोलते हैं। उसके बाद जो फाइनल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द रिवर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन पंचनंद। तो पंचनंद रिवर्स आपको पता होनी चाहिए कौन सी है। यहाँ पे इसका आंसर होगा कि रिवर कोसी जो होती है वो पंचनंद में नहीं होती। पंचनंद में कौन सी रिवर होती है? झेलम होती है, रावी होती है, चेनाब होती है, उसके बाद बियास होती है और सतलज होती है। ये 5 रिवर जो है, जो पंजाब जो होता है 5 आब यानी 5 रिवर से बना हुआ, तो यही 5 रिवर होती है जो पंचनंद करके यहाँ पे कही जाती है। तो इसका आंसर कोसी होगा। तो देखिए ज्योग्राफी भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं आपको, वन लाइनर क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इट्स मी प्रणव आखरे साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।